तस्वीरें दिल्ली की आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। तो हल्ला बोला है बीजेपी ने राफेल को लेकर और इसी के चलते कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर भी बीजेपी ने मुजाहरा किया। दिल्ली की सड़कों की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर और बीजेपी इस एहतजाज को बड़े पैमाने पर करने के मूड में है। फिलहाल बीजेपी ने पूरी तरह से कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया है। राहुल गांधी से माफी मांगने की बात की जा रही बीजेपी की जानिब से। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी माफी मांगे पूरे मुल्क से और इसी को लेकर बीजेपी कौमी सतह पर कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ ये मुजाहरा करने के मूड में। अभी दिल्ली में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। शनिचर से बीजेपी कौमी सतह पर यह एहतजाजी मुजाहरा करने वाली है। आपको बता दें कि राफेल को लेकर नाज़ेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया था राहुल गांधी ने, लेकिन जुमेरात को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत वाली आईनी बेंच में सुप्रीम कोर्ट में राफेल को लेकर दर्ज नजरसानी की तमाम अर्जियों को खारिज कर दिया था। राहुल गांधी को गलत करार दिया है और राहुल गांधी ने कोर्ट में अपनी गलती मानी। अब वो देश की जनता के सामने आए और देश की जनता से माफी मांगे कि हमने देश को शर्मसार करने का काम किया, गलती किया, हमको माफ करें। राहुल गांधी ने माफी जरूर मांग लिया, लेकिन अभी कह रहे हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए राफेल। यही बात है ना, यही तो बात है कि कोर्ट में माफी मांगोगे और बाहर आके सीनाजोरी करोगे। ये देश को कमजोर करने वाली, देश को शर्मसार करने वाली नीतियां ये देश बर्दाश्त नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट पॉल्यूशन को लेकर भी बहुत कुछ कह रही है और को नाकाफी बता रही है। जनता दूषित हवा लेने को मजबूर है। कल हम अरविंद केजरीवाल का भी घेराव करेंगे। अरविंद केजरीवाल को जो जिम्मेदारी दिया, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो लताड़ लगाई है, अरविंद केजरीवाल को चुल्लू भर पानी में साधना करनी चाहिए। क्या आज आपका प्रोटेस्ट सिंबॉलिक आज ही है और आगे भी जारी रहेगा? हमारा ये प्रोटेस्ट इस बात की डिमांड है कि राहुल गांधी, आपने देश को शर्मसार किया, देश से माफी मांगो। तो तस्वीरें दिल्ली की आप देख रहे हैं। बीजेपी मुजाहरा कर रही है राहुल गांधी के खिलाफ। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में राफेल मामले को लेकर तमाम नजरसानी की अर्जियों को खारिज कर दिया है। जस्टिस रंजन गोगोई की क़यादत वाली आईनी बेंच ने तमाम रिव्यू पिटीशंस को खारिज करते हुए कहा कि राफेल मामले में किसी भी जांच या एफआईआर की जरूरत नहीं है। लिहाजा अब बीजेपी पूरी तरह से हमलावर हो गई है। कांग्रेस के खिलाफ और खासतौर से राहुल गांधी के खिलाफ माफी मांगने का मुतालबा इनसे किया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने राफेल मामले को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर कुछ कमेंट्स किए थे। उन्हीं को लेकर उनसे माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है। बीजेपी ने यह भी कहा है कि आज जो मुजाहरा दिल्ली में बीजेपी का चल रहा है, ये शनिचर से कौमी सतह पर किया जाएगा और यह एहतजाज यूं ही जारी रखा जाएगा जब तक राहुल गांधी माफी नहीं मांगते। और इस बीच एक अहम खबर आपको ये बता दें कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आलूदगी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और इवन से कोई फायदा नहीं हुआ, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। यूपी, हरियाणा और पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट का सम्मन भी मिला है। 29 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने इन रियासतों से जवाब तलब किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और यूपी, इन चारों रियासतों को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आलूदगी को लेकर 29 नवंबर तक जवाब दे। कोर्ट में ये रियासत समन जारी किया है इन रियासतों को सुप्रीम कोर्ट ने, और साथ ही ये भी कहा कि आलूदगी को कम करने के लिए ऑड इवन नाफिज किया गया था, लेकिन उसका कोई फायदा नजर नहीं आता। और इस बीच आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में आज ऑड इवन स्कीम का आखिरी दिन है, लेकिन आलूदगी से दिल्ली वालों को निजात नहीं मिली है। तो आलूदगी के सबब लोगों को खासी परेशानियों का सामना हो रहा है। दिल्ली में और एनसीआर में ऑड इवन नाफिज किया गया था, लेकिन इसके बावजूद आलूदगी में किसी किस्म की कोई कमी नजर नहीं आती। देखिए, जो पोल्यूशन के लेवल्स हैं उसको लेके हम लोग भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और ऑड इवन उसी वजह से इम्प्लीमेंट किया गया था।
मैं दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरह से उन्होंने बढ़ चढ़ के वॉलंटरीली ऑड इवन में सहयोग किया है। तो अभी भी हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, कल और परसों का और हम देखेंगे। अगर हवा में सुधार होता है तो फिर ऑड इवन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज सोमवार को फिर सुबह सुबह हम लोग इस पे निर्णय लेके और तुरंत इसको इम्प्लीमेंट करने की सोचेंगे। तो फाइनल निर्णय जो है वो हम सोमवार को सुबह लेंगे। तो दिल्ली एनसीआर में जानलेवा आलूदगी से लोगों को आज भी राहत नहीं मिली। दिल्ली में AQI लेवल 500 है, जबकि PM 2.5 482 है। गुरुग्राम में PM 2.5 का लेवल 548 है, जबकि नोएडा में भी आलूदगी बरकरार है। वहीं आलूदगी की वजह से आज भी नोएडा, गाजियाबाद के स्कूल बंद हैं। डीएम ने स्कूल बंद करने के लिए हुक्म जारी किया। वहीं शुमाली हिंद के कई शहरों में आलूदगी का कहर जारी है। दिल्ली, पंजाब और यूपी के कई शहरों में स्मॉग की चादर बिछी हुई है। ये पंजाब का जालंधर शहर है। यहाँ धड़ल्ले से पराली जलाई जा रही है। इस पराली का जहरीला धुआं जब दिल्ली के आसमान में आकर छा जाता है तो दिल्ली एनसीआर के लोगों की जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर हो जाती है। हैरान करने वाली सच्चाई ये है कि 10 दिन पहले ही अदालत उज़्मा ने पराली जलाने को लेकर सख्त हिदायत दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि किसान अपनी रोजी के लिए दूसरों को मौत के मुंह में नहीं धकेल सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार और वहां के आला अफसरान को सख्त हिदायत दी थी कि हर हाल में पराली जलाने पर रोक लगनी चाहिए। जो एयर पोल्यूशन का कारण है वो पराली को जलाना। दिवाली और उसके बाद दिल्ली में बढ़ने वाली आलूदगी में पराली तकरीबन 48% जिम्मेदार है। ये सच्चाई ना तो सरकार से छिपी है, ना ही सुप्रीम कोर्ट से और ना ही आम इंसान से। फिर भी साल दर साल पराली जलाने का गुनाह हो रहा है और इसका नतीजा क्या निकल रहा है ये आप खुद डॉक्टर की जुबान से सुनिए। मैं लंग कैंसर की संख्या में बहुत स्टीप हाइक देख रहा हूँ। मैं लंग कैंसर अर्लियर एंड अर्लियर एज पे देख रहा हूँ। मैं विमेन में ज़्यादा से ज़्यादा देख रहा हूँ। मैं नॉन स्मोकर्स में ज़्यादा से ज़्यादा देख रहा हूँ। आलूदगी के सबब कम उम्र के लोगों को लंग्स कैंसर हो रहा है। हर फैमिली में कोई ना कोई आलूदगी की वजह से बीमार हो रहा है, लेकिन आलूदगी पर काबू पाने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबरों में आगे, वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज चीन बॉर्डर की सिक्योरिटी का जायजा लेने अरुणाचल प्रदेश पहुंचे। राजनाथ सिंह ने यहां तैनात सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की पोस्ट पर तैनात जवानों के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई और भारत माता की जय के नारे लगाए। इसके बाद वजीर दिफा राजनाथ सिंह शहीद जसवंत मेमोरियल पर गए। राजनाथ सिंह ने मेमोरियल पर खराज अकीदत पेश किया। वजीर दिफा ने कहा कि LAC पर कोई कशीदगी नहीं है। आपको बता दें कि वजीर दिफा राजनाथ सिंह 2 दिन के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर। बढ़ते खबरों में आगे, शिवसेना तर्जुमान संजय राउत ने आज कहा कि अगले 25 वर्षों तक महाराष्ट्र में शिवसेना का ही CM हो, ऐसी उनकी ख्वाहिश है। वहीं एनसीपी तर्जुमान नवाब मलिक ने इस बात पर इत्तेफाकी राय जाहिर की कि CM शिवसेना का ही होगा। हालांकि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस को हारी हुई फौज का जनरल करार दिया। कोई भी अगर सरकार चलती है, चाहे सिंगल पार्टी वाली सरकार हो, मेजॉरिटी वाली, या अलायंस वाली सरकार हो, गठबंधन वाली, चाहे उस गठबंधन में 2 पार्टियां हो या 25 पार्टियां हो, सरकार तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलती है। और ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो होता है वो राष्ट्र के और राज्य के हित की बात करने वाला प्रोग्राम होता है। और सभी लोग हमारे साथ जो जुड़े हैं उनका अनुभव राज्य चलाने का बहुत सालों का है। उस अनुभव का भी फायदा हो सकता है। वो भी महाराष्ट्र के राज्यकर्ता रहे हैं सब लोग, तो सभी को साथ लेकर एक प्रोग्राम बनाने का अगर बात चलती है तो उसमें किसी को कठिनाई आने की जरूरत नहीं है। सर, शिवसेना का CM 5 साल का होगा या अभी भी एनसीपी के साथ 2.5 साल के CM होंगे? हम तो चाहते हैं आने वाले 25 साल में शिवसेना का CM रहे। अब 5 साल की बात। इधर एनसीपी चीफ शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिवसेना और कांग्रेस के साथ सरकार बनाने पर उन्होंने मोहर लगा दी। सरकार में CM शिवसेना का ही होगा, ये भी कहा एनसीपी चीफ शरद पवार ने। साथ ही कहा कि हुकूमत की तश्कील का अमल
शुरू हो चुका है और ये मुश्तरका हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी या एनसीपी हमेशा सेक्युलरिज्म की बात करती है। हम इधर इस्लाम हो या हिंदू हो या बुद्ध इसके खिलाफ नहीं है, मगर जब सरकार चलाना हो तब हम सेक्युलरिज्म के बारे में इंसिस्ट करने वाले लोग हैं। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र में सदराज नाफिज हो चुका है, लेकिन सियासत जोरों पर चल रही है। शिवसेना मुसलसल बीजेपी पर हमला बोल रही है। शिवसेना तर्जुमान संजय राउत ने अमित शाह पर गलत बयानबाजी का भी इल्जाम लगाया। महाराष्ट्र की सियासी उठापटक के बीच शिवसेना ने एक बार फिर 50-50 फॉर्मूले को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। शिवसेना के लीडर संजय राउत ने कहा कि शिवसेना और पीएम मोदी के बीच कोई खाई पैदा कर रहा है। उन्होंने ये भी पूछा कि उद्धव ठाकरे और अमित शाह के बीच बंद कमरे में हुई बातें मोदी को क्यों नहीं बताई गई, और अमित शाह पर झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। अगर कोई कहता है कि इस प्रकार की बातें नहीं हुई तो ये मंदिर का और बाला साहब ठाकरे जी का अपमान है और महाराष्ट्र का अपमान है। हम झूठ नहीं बोलेंगे, बाला साहब ठाकरे की कसम खाकर। ये कह रहे कि हमें 1 दिन दिया, हमें 2 दिन दिया, सबको समय ही दिया है भाई। अब समय है ना, आज भी अगर किसी के पास बहुमत है तो राज्यपाल महोदय का संपर्क करके वो दावा कर सकता है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान पर शिवसेना लीडर संजय राउत ने ट्वीट के साथ टेक्स्ट फोटो भी शेयर किया, जिस पर लिखा है कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। इसके साथ ही संजय राउत ने कैप्शन लिखा, अब हारना और डरना मना है। वहीं मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने महाराष्ट्र के गवर्नर पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ लोग बीजेपी के माउथ पीस की तरह काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ेंगे खबरों में आगे। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इस बार पाकिस्तान ने यूनेस्को में कश्मीर और अयोध्या का मसला उठाया, लेकिन हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को फिर एक बार करारा जवाब दिया। ये रिपोर्ट देखिए। This gathering believe if I told them that one of Pakistan's former presidents, General Musharraf, recently called terrorists such as Osama bin Laden and the Haqqani network as Pakistan's heroes. Pakistan is home to all shades of darkness. इसके अलावा हिंदुस्तान ने कहा कि पाकिस्तान प्रोपोगेंडा रच रहा है और भारत के अंदरूनी मामलात में दरअंदाजी भी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कानून की बुनियाद पर फैसला दिया है। पाकिस्तान हमारे अंदरूनी मामलों में दखल दे रहा है। We condemn the unwarranted comments made by Pakistan on the judgment of the Supreme Court of India. The judgment is about the rule of law, equal respect for all faiths, concepts that are alien to Pakistan and its ethos. इससे पहले पाकिस्तान के वजीर शफकत महमूद ने यूनेस्को में कश्मीर का मसला उठाया और कश्मीर के लोगों के बुनियादी हुकूक को लेकर सवाल भी उठाए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बढ़ेंगे खबरों में आगे। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे हुनर हाट में वजारत बराए अखिलती उमूर के जरिए इंटरनेशनल ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में लगाया गया। हुनर हाट में मुल्क के तमाम हिस्सों से हुनरमंद आए हुए हैं, जिनके हुनर को देखकर हर कोई मुतासिर हो रहा है। हर साल की तरह इस बार भी हुनर हाट की शुरुआत अखिलती उमूर के वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने की। इस दौरान उनके साथ वजीर ममलिकत किरण रिजिजू भी मौजूद रहे। लगातार जिस तरह से पिछले 3-4 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, वो देश भर के जो दस्तकार हैं, शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, उनके स्वदेशी सामानों को प्रोत्साहन भी दे रही है, उनको मौका और मार्केट भी मिल रहा है। और ये हुनर हाट एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेटफार्म देश भर के दस्तकारों, शिल्पकारों और कारीगरों के लिए साबित हुआ है। बल्कि हुनर हाट हमारे दस्तकारों, शिल्पकारों का एम्पावरमेंट एक्सचेंज है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, और लाखों की संख्या में दस्तकारों, शिल्पकारों को हुनर हाट के माध्यम से रोज़गार और रोज़गार के मौके मिल चुके हैं। जेएनयू में बढ़ी हुई फीस को लेकर चल रहा तनाज़ा अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ था कि उससे पहले कैंपस में लगी स्वामी विवेकानंद के मुजस्समे के चबूतरे पर काबिल एतराज़ अल्फाज। बढ़ते बुलेटिन में आगे। एमपी के मुरैना में एक बार फिर गंगा जमनी तहजीब की मिसाल देखने को मिल रही है। जिंगनी गांव के रहने वाले मौलाना रमजानी भाई चतुर्वेदी को कुरान की आयतों के साथ ही
रामायण के श्लोक भी बखूबी याद हैं। बचपन से रमजानी भाई बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर रामायण और गीता सुनते थे। 15 साल की उम्र तक उन्होंने अरबी और फारसी की तालीम भी हासिल की। रामायण, गीता और वेदों के नॉलेज की वजह से उनके नाम के आगे चतुर्वेदी जुड़ गया। आज मौलाना रमजानी भाई चतुर्वेदी को 7 जुबानें आती हैं। उन्हें मुसलमानों के साथ साथ हिंदू भी अपने घर में मजहबी तकरीब में बुलाते हैं। रामायण का प्रोग्राम चल रहा है, आज का पूजन भी है रामायण का, और हम लोगों ने कल से बुलाया है। बढ़िया बोले हैं सब समाज के अंदर, वैसी कोई बात ही नहीं है कि मौला जी कहीं नहीं जाए। गांव में भी प्रोग्राम, अभी हमारा बुजुर्ग भाइयों का मंदिर है, गुरुद्वारा है, उसमें भी प्रोग्राम रखा गया है। तो हर महीने में एक बार वहाँ प्रोग्राम होता है। कम से कम 100-200 आदमी जुड़ते हैं। मौलाना जी सबसे पहले बुलाए जाते हैं, उद्घाटन मौलाना जी करते हैं। इतना भी जो मानव धर्म के हम जो अनुयायी हैं और सबको हमें जो है मानव धर्म को अपने हिंदू भाइयों को रामायण के अंदर गीता को समझाने में अच्छा लगता है, मुसलमानों को कुरान में समझाने में अच्छा लगता है, ईसाइयों को बाइबल में समझाना अच्छा लगता है, और कुरान को गाना सिखों को गुरु ग्रंथ में समझाना अच्छा लगता है। उनकी भाषाएं जिनकी भाषाएं उन्हीं भाषाओं में समझाता हूँ मैं सबको। जो काफ़ी समय से कई सालों से कर रहे हैं, मैंने एक दिन भी किया है और हर समाज में जाते हैं। इनके साथ में कभी कभी हम भी चले जाते हैं, तो ये कभी इनका हिंदियों में प्रोग्राम हम भी इसमें जाते हैं, कीर्तन भी सुनते हैं। ऐसी बात यहाँ कोई नहीं है, लेकिन भागवत कथा होती है उसमें चले जाते हैं, बैठते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। गंगा जमनी तहजीब की एक ऐसी ही मिसाल बिहार के किशनगंज में देखने को मिली। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए खास रिपोर्ट देखिए। किशनगंज में आपसी भाईचारे की एक नई मिसाल पेश की गई। जिला हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर की दूरी पर वाक़े सिंघिया गांव में मुजव्वजा काली मां के मंदिर की तामीर के लिए मुस्लिम तबके ने अपनी जमीन अतिया कर दी है। इस गांव में मां काली का मंदिर नहीं होने से हिंदू खवातीन को पूजा के लिए 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, जिसे देखते हुए गांव के दोनों तबके के लोगों ने गांव में मीटिंग के बाद मंदिर तामीर का फैसला लिया और गांव के मुस्लिम जमींदार तुफैल गनी आगे आए और सड़क किनारे मंदिर तामीर के लिए अपनी कीमती जमीन अतिया करने का फैसला किया। तो हम लोगों ने उन लोगों को जो है बोला कि देखिए कि जमीन 1 डिसमिल जमीन हम लोग को दे दीजिए और हम लोग जो मंदिर का निर्माण करेंगे। फिर जो है हम लोग के यहाँ जो आपसी इतना मेल मिलाप है हिंदू मुस्लिम में, जो उन्होंने तैयार हो गया और बोला कि यहाँ गंगा जमुनी तो कि 1 डिसमिल जमीन जो है ठीक है आप लोग मंदिर के लिए आपको दे देते हैं। यूँ समझिए कि औरतों को इतना परेशानी होती थी कि यहाँ से 10-10 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था पूजा करने के लिए, और हम लोगों को भी पूजा के समय जाना पड़ता था, बहुत परेशानी होती थी। इस गांव में हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई की तरह रहते हैं, चाहे दिवाली हो या ईद। दोनों तबके के लोग एक दूसरे के त्योहार में मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं और यकजहती की मिसाल पेश करते हैं। मंदिर के लिए जगह हम लोग खुद दिए हैं कि मंदिर बने, क्योंकि ये लोगों को पूजा करने के लिए औरतों को यहाँ से काली मंदिर जाना पड़ता था, बेलुआ में है, ओदरा में, दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल में है, वहाँ जाना पड़ता था। अब यहाँ घर में मंदिर बन जाएगा तो लोग आसानी से इसमें पूजा पाठ कर सकेंगे। कोई किस्म की मतलब ना इत्तेफाकी एक दूसरे के अंदर है ही नहीं आज तक। जरूरत पड़ने पर एक मिर्चाई भी अगर रहने से उसको 2 टुकड़ा करके काट के हम लोग खाते हैं। हम लोग का भाईचारगी में इस हिसाब से मतलब संपर्क बना हुआ है। इस गांव में हिंदू अफराद की तादाद कम है, बावजूद इसके मुस्लिम भाई ही मंदिर बनवा रहे हैं। मुस्लिम कुनबों के काम की चारों जानिब सताइश हो रही है। आपसी इत्तेहाद की मिसाल पेश करता ये वाकया उन लोगों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है जो हमारे वतन अजीज की फिजा बिगाड़ना चाहते हैं। जी मीडिया के लिए किशनगंज से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट।